गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बेटा? मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नर्सिंग टुडे जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा ऑनलाइन है। इसके अलावा जो हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो मैड गुरुज के नाम से चल रहा है। तो क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दें, सभी फ्रेंड्स वगैरह को बता दें, जिससे कि टाइम के ऊपर वो आए और अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि भाई जो सेशंस चलेंगे वो अल्टरनेटिव है। भाई आज और कल जो यस्टरडे को लिया है ये तो मिक्सअप सेशन है। मंडे से जो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे फंडामेंटल का मैं लूंगा तो मैं एक ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टार्ट करूंगा। साइकेट्रिक का मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि आप पढ़ करके आए, मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर, मेमोरी रिलेटेड इंपेयरमेंट, और इन सभी के बारे में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्कशन करें। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। यादराम, मंजू, महेंद्र, प्रेरणा, उमेश गुड मॉर्निंग बेटा। मनीष गुड मॉर्निंग। मालीराम गुड मॉर्निंग बेटा। मोस्ट कॉमन साइट नंबर पंचर L4 L5 है, पढ़ाऊंगा डिटेल में, क्योंकि तुम्हारी बुकों में कहीं पर 3 लिख रहा है, कहीं 4 लिख रहा है। इसके अलावा जो है आप रेगुलर बने रहे, सिर्फ बार बार मेरा कहने का मकसद यही है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी। अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दें, क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड सेशन है, आप लोगों को पता है। तो इसलिए जो भी है आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, लाइक कर दें और क्लास को शेयर करें। तो देखो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज तो मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चंस लूंगा, अलग अलग टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चंस जो हैं वो उठा करके, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो मंडे से क्लास होगी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन इनहेलेशन शुरू करूंगा। अब तक मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा चुका हूँ, एनजी ट्यूब करा चुका हूँ फुलम फॉर्म में। इसके अलावा जो भी है वो हम लोग धीरे धीरे आगे करेंगे। हाँ भाई, आमिर, आसिर गुड मॉर्निंग। विकास गुड मॉर्निंग बेटा। भूपेंद्र गुड मॉर्निंग। शिल्पा बेटा गुड मॉर्निंग। लंकापति विभीषण वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाम है। दीपक, ये तुम यार ऐसे नाम क्यों रखते हो? लंकापति विभीषण, लंकापति रावण। चलो खैर, फिर भी शालू गुड मॉर्निंग बेटा। डिलीट कल की क्लास कहाँ डिलीट की है? कोई क्लास डिलीट नहीं की, कल भी नहीं की थी ना डिलीट। कल की जो क्लास साइकेट्रिक की है वो डली हुई है ना, तो परेशान हो रहे हो। और जो ऐप के मेंबर्स है उनको तो ऐप के अंदर वैसे मिल जाएगी, मैंने करवा दिया है, 1-2 दिन में मंडे ट्यूसडे से आप लोगों के लिए आ जाएगी। चलो खैर, तो देखो हम लोग फंडामेंटल रिलेटेड शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आज तो कॉमन सेशन है। अब कॉमन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। अब गुड मॉर्निंग वगैरह हो चुका है। कल की छुट्टी है, हाँ संडे तो यार सभी को चाहिए ना। भाई संडे तो पूरे फैमिली परिवार के लिए जरूरत है। हाँ, जिनके कोई आगे पीछे नहीं उनकी बात अलग है, लेकिन संडे तो जरूरी। क्या तुम छुट्टी नहीं लोगे क्या? जब नर्सिंग ऑफिसर बन के लग जाओगे एम्स में तो बोलोगे सर वीक में एक छुट्टी तो चाहिए और एक छुट्टी तो बनती है। तो अब वो एक छुट्टी यार हमारी भी बनती है, थोड़ा सोचो यार। सब परिवार वाले बाल बच्चे वाले लोग हैं। तो चलो खैर, अब देखो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसी से आगे हम लोग बात कर रहे हैं। भाई सबसे पहले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कॉमन है, जो अब तक या तो मैंने पढ़ा दिए हैं या कुछ जो और मिक्सअप है वो हम लोग डिस्कशन करें। अब देखिएगा, ध्यान से सुने। भाई बार बार मेरा कहने का एम या कहने का मकसद यही है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें या क्वेश्चन का आंसर दें तो ये देख लीजिएगा कि जो और ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं वो किस तरीके के हैं। एक बार आप इसको पढ़ें, प्रॉपर रूप से पढ़ें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। हाँ जी, रिया गुड मॉर्निंग बेटा। रिया, आप तो हमें प्रिपरेशन करवाते रहे सर। आई एम रेडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रविंद्र। ओके ओके मनीष। चलो चलो, तो देखो बेटा ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ें, अब प्रॉपर रूप से रेस्पॉन्स आने दें, प्रॉपर रूप से जवाब आने दें। भाई करेक्ट आंसर आपको ढूंढने का प्रयास करना है, लेकिन आंसर कई बार आप देखना जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ना, उन टॉपिक्स के अंदर जैसे आप लोग पढ़ते हो तो सभी कुछ कुछ कॉमन से नजर आते हैं। और अगर सारे के सारे कॉमन से नजर आते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मेरी बात सुने, यहां पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग
मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व बाय द नर्स आफ्टर हीमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोल दो या हीमोलाइटिक रिएक्शन बोल दो। तो हीमोलाइटिक रिएक्शन और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसमें निम्न में से आपको क्या देखने को मिलेगा? अब मुझे तो ऐसा लगता है देखने को तो सभी कुछ मिलने वाला है। अरे हाँ या ना तो बोलो। कुछ बोल रहे ऑप्शन डी, कुछ बोल रहे बच्चे ऑप्शन सी, दीपक ऑप्शन सी, सुनील, हाँ सुरेश ऑप्शन सी, कोमल ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सी और डी। कुछ कह रहे हैं आर्टिकेरिया, कुछ कह रहे हैं इचिंग और रेशेज, और भी बोलो यार, इतनी जल्दी क्या है? मैं बार बार कहता हूं ना कि प्रॉपर रूप से आप पढ़ो। डी तो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन देखा, अच्छा 5 यूनिट में। शिल्पा बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं आप लोगों की बात। अब सुनो भाई, यहां तक आप, अब मेरी बात सुन लेना कि जो हीमोलाइटिक रिएक्शन या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां पर आकर के बताऊंगा। देखो बेटा ध्यान से सुनना कि जो हीमोलाइटिक रिएक्शंस आप बता रहे हैं भाई, हीमोलाइटिक रिएक्शन बोल दो या आप इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ब्लड जो है वो मिसमैच हो जाता है, ध्यान से सुनना कि अगर ब्लड मिसमैच हो जाता है RH इनकम्पेबिलिटी के कारण, भाई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब बात सुनते जाओ भाई, हीमोलाइटिक रिएक्शन जहां पर 2 प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलते हैं लोकलाइज्ड साइन एंड सिम्टम्स, और एक आपको देखने को मिलते हैं सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम। ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, आंसर अपने आप निकालोगे, क्योंकि जो अभी आप लोग रट रहे हैं वो आपको बेसिक पॉइंट पता ही नहीं है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। हाँ भाई मंजू, क्या है? चलो अब सुनो कि यहां पर आपने बताना है कि लोकलाइज्ड है और क्या बोलना है बेटा, सिस्टेमिक आपने बताना है। अब देखो हीमोलाइटिक जो रिएक्शन लोकलाइज मतलब जो जनरली आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिलता है, तो यहां पर आप बोलते हो एक तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इचिंग देख रहे हैं, आर्टिकेरिया आप बोल रहे हो। आर्टिकेरिया का मतलब वो चकत्ते चकत्ते से बन जाते हैं, वो आर्टिकेरिया कहलाते हैं। रैशेज भी आप बोल देते हो। अब बात सुनते जाइएगा कि लोकलाइज में आपको देखने को मिल रहे हैं इचिंग, आर्टिकेरिया आपको देखने को मिल रहा है, या आप देखना वो हल्की हल्की सी स्वेलिंग एडिमा टाइप में हो जाती है, जैसे मधुमक्खी काट जाती है हनी भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइव्स। ये सारे के सारे जो फीचर है लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड फीचर जो है वो एलर्जी के कारण भी हो सकते हैं। ध्यान से सुन लेना कि ये जो लोकलाइज्ड फीचर हैं ये किसके कारण भी हो सकते हैं, एलर्जी भी इसको लीड कर सकती है। लेकिन सिस्टेमिक जो इफेक्ट आते हैं वो बेसिकली मुख्य रूप से हीमोलाइटिक रिएक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखना सिस्टेमिक जो आप यहां बताते हैं उसके अंतर्गत एक तो आपको देखने को मिलता है जब आप पेशेंट के वाइटल चेक करते हो तो हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। जब पेशेंट के, आपको पता है हर आधे आधे घंटे में हम लोग वाइटल साइन चेक करते हैं, और मान लीजिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, सुन लेना, मान लीजिए कि पेशेंट अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस भी है, तो जो कॉन्शियस होगा वो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में बता ही देगा। तो हमने यहां पर ना तो कॉन्शियस लिखा है प्रश्न में, ना अनकॉन्शियस लिखा है, तो आप वहां पर प्राथमिकता ढूंढनी पड़ेगी आपको, सुन लेना। अब यहां पर कह रहे हैं कि हाइपोटेंशन भी हो सकता है, इसके अलावा यहां हो सकता है हीमोग्लोबिन यूरिया। ध्यान से सुन लेना, हीमोग्लोबिन यूरिया का बेसिक मतलब है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, और वो आरबीसी किसके थ्रू बाहर निकल रही है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही है। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई आरबीसी क्या हो रही है बेटा, डिस्ट्रक्शन हो जाती है,
और वो किसके थ्रू बाहर निकल रही है, यूरिन के थ्रू यहां पर बाहर निकल रही है। और इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि यूरिन और यूरिन में आरबीसी की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन यूरिया, हाइपोटेंशन, ये सारे के सारे हैं। अब ये सारे के सारे ही आपको यहां पर दिए हुए हैं। अब अंतर समझना कि यहां पर आप कह रहे हो ईचिंग और रैशेज। ईचिंग और रैशेज तो जनरल एलर्जिक में भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और साथ में कुछ और ले लिया, तो हो सकता है कि पेशेंट को एलर्जी हो सकता है ब्लड से ही एलर्जी हो। जिन पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उनको बाहर से कोई भी एंटीजन देंगे तो भी एलर्जी हो सकती है। तो यहां पर ये जो ईचिंग और रैशेज है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकेरिया और ये दोनों के दोनों किस कारण से हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकते हैं। अब सुन लेना, अगर किसी भी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो एलर्जी होने के कारण बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन जो है सडन वैसोडाइलेशन करता है और बीपी एकदम फॉल हो जाता है। तो ये हाइपोटेंशन भी एलर्जिक के कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, एलर्जिक रिएक्शन होगी, एलर्जिक रिएक्शन के कारण हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन रिलीज होगा तो वो हिस्टामिन सडन वैसो डायलेशन करता है, और अगर सडन वैसो डायलेशन होगा तो बीपी अचानक फॉल होगा। तो यहां पर आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहां हुआ, क्योंकि जहां पर आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा ना वही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो ये भी एलर्जी कंडीशंस के कारण ही है। अब क्या बचा, हीमोग्लोबिन यूरिया। अब चाहे पेशेंट कॉन्शियस हो चाहे पेशेंट अनकॉन्शियस हो, सबसे पहले अगर आप वहां पर पेशेंट को देख रहे हैं या पेशेंट यूरिन पास कर रहा है, यूरो बैग लग रहा है, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया। और मैं आपको बता दूं कि ये इसी तरीके से आसान प्रश्न भी कठिन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप बात को सुन लीजिएगा कि ये चारों के चारों पॉइंट दिए गए हैं, तो हीमोग्लोबिन यूरिया आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सुरेश, वेरी गुड, शाबाश, बोलते रहो और बात को समझते रहो। आ गया सर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बंटी चौधरी, अब मेरी बात सुनना, ये आपने बताया। अब एक ही प्रश्न आप देखो, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन इजी भी हो जाता है और कठिन भी हो जाता है। ये जो प्रश्न की प्रिपरेशन है ये तो आपके लिए नॉर्थ सेट, पीजीआई वगैरह के हिसाब से। अब इसी को मैं और दूसरे तरीके से इजी कर देता हूं, सुन लेना भाई। मान लो एग्जामिनर कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व बाय नर्स इन हीमोलाइटिक रिएक्शन। बात को सुनना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक प्रश्न कठिन भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। यहां पर वो लिख देगा आर्टिकेरिया, यहां पर आप लिख देगा वॉस्टक साइन, यहां पर वो लिख देगा वीकनेस, और यहां पर आपको वो लिख सकता है कॉन्स्टिपेशन। अब देखो अपने आप में वही प्रश्न इजी भी हो गया। कहने का मेरा मकसद है जब सारे के सारे ऑप्शन आ जाएं तो पहली प्रायोरिटी हीमोलाइटिक में हीमोग्लोबिन यूरिया को देनी है। हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो मैं टॉपिक्स के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। अब यहां पर आप देख लो, इजी बन गया। अब ये जो स्टैंडर्ड है ये है आपके सीएचओ, ये आपके स्टैंडर्ड है ईएसआईसी। भाई एक ही प्रश्न के कई पैटर्न हैं, एक ही प्रश्न के कई तरीके हैं जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान से सुनना कि पैटर्न अलग है, तरीके अलग हैं, बहुत से तरीके हैं। तो यहां पर अब आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो आयरन ओवरलोड में देखने को मिलेगा। अगर आयरन ओवरलोड है तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। कैल्शियम की कमी है तो वॉस्टक साइन देखने को मिलेगा। अरे मसल स्विचिंग हो जाती है ना,
मसल स्पाज्म हो जाता है तो वो वॉस्टर साइन है जो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगा। वीकनेस जो है वो पोटेशियम रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के अंदर हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, पुराना ब्लड लगाएंगे तो वीकनेस देखने को मिलेगी। अब अपने आप आपको आसानी से देखने को मिल रहा है तो फिर यहां पर आपका आंसर आर्टिक एरिया हो जाएगा। तो आप सोच लो कि एक ही प्रश्न कितने तरीकों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न को मैंने कठिन बना करके भी आपको पूछा और इसी प्रश्न को इजी बना करके भी मैंने आपके सामने रखा। यही कला या यही चीजें आपको भी आनी चाहिए जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आपको तो चीज समझ में आनी चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और हर एग्जामिनर का स्टैंडर्ड अलग अलग है। हाँ जी, यहां तक बताओ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, ये टाइम सही है, सुबह 11 से 12 और शाम को 4:30 से जो 5:30 है वो हमने रेगुलर शुरू किया है। गुड मॉर्निंग बेटा सुमित या सुनीता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलदीप बेटा, कमल। ओके, तो देखो बेटा ध्यान से सुनते जाएं, बात को समझते जाएं। तो यहां पर जो ओवरऑल क्वेश्चन की हमने बात की, तो पहली प्रायोरिटी आपका फिर क्या होगा? हीमोग्लोबिन यूरिया, फिर हाइपोटेंशन, फिर आर्टिक एरिया, फिर ये सारे पॉइंट आप बताओ। तो बेसिक जो प्रायोरिटी है वो आप किसको दोगे? अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन यूरिया, जहां पर आरबीसी मुख्य रूप से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? बोलते चलो यस सर, सब समझ रहे हैं, वेरी गुड, गुड, शाबाश। तो यही थोड़ा सा बेटा आपने ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अब सुन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तरीके से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, यो जो तरीके यूज करोगे यही सारे तरीके जाकर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी यूज करने हैं। कि कभी भी प्रश्न को पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी भी प्रश्न को पढ़ने में बहुत कह सकते हो कि इतना जल्दी ना करें कि आपके वो गलत हो जाए। कई बार हम करते क्या है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं अरे यार समय कम है, समय कम है, और वो गलत भी चलते जाते हैं। गलत नहीं होना चाहिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्सेट के जो नियम है उन नियम के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर किसी के दोनों, मान लो 2 स्टूडेंट है और दोनों स्टूडेंट के 50-50 सही हैं, तो मेरिट में ऊपर वो आएगा जिसकी माइनस मार्किंग कम है। तो सोच लेना आपको इसी नियम और कानून से प्रॉपर रूप से वर्क करना है। लॉक कर रहे हो उमेश, क्या लॉक कर दिया? सी, मतलब सभी लोग 3 सारे सी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है सी में? अच्छा, यहां पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हाइपोकैल्सीमिया का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और अभी मैंने आपको बताया ही था सर एटलीस्ट 24 आवर के लिए क्लास। अरे क्लास डिलीट नहीं कर रहे महेंद्र, कल की भी क्लास डिलीट कहां की है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? बिल्कुल चिंता मत करो, कर रहे हैं ना यार, बेफिक्र रहो। चलो तो बेटा देखो ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको बताया ही था हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। भाई हाइपो कैल्शियमिया जो स्पेशलाइज होता है ये हम सब लोग जानते हैं, इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है या बेसिक कारण है वो क्या होता है बेटा? आपका सिट्रेट। सिट्रेट जो मिलाते हैं ना हम लोग ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट, वो सिट्रेट क्या है? कैल्शियम को बाइंड कर देता है और कैल्शियम को बाइंड करके बॉडी में कैल्शियम की उपयोगिता को खत्म कर देता है, और वही लक्षण हाइपोकैल्शिया के रूप में बाहर आता है, जिसमें आप लोग देखते हैं ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल, फेस के ऊपर जो है आपको देखने को मिल रहा है स्पाज्म, जिसको जनरली हम कहते हैं वॉस्टक साइन, और आप लोग बोलते हो चौवस्टक साइन। चौवस्टक नहीं है, उसका प्रॉपर नाम है वॉस्टक साइन। क्या बोलना है? वॉस्टक साइन बोलना है, जब फेशियल मसल में स्पाज्म देखने को मिलता है तो कैल्शियम रिलेटेड डेफिशिएंसी है। इसके अलावा स्पाज्म ऑफ द फोर आर्म,
फोर आर्म जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, ट्राउजी साइन आता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ट्राउजी साइन आप ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है, स्पाज्म हो रहा है फोर आर्म में ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। ध्यान से सुनना कि कैल्शियम की कमी के कारण फोर आर्म में क्या देखने को मिल रहा है बेटा, स्पाज्म देखने को मिलता है, जो जनरली ट्राउजी साइन है। अब एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है कि ट्राउजी साइन आर दी कंफर्म बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग, कि ट्राउजी साइन को कंफर्म किसके द्वारा करते हैं। भाई हर आधे आधे घंटे में वाइटल चेक कर रहे हैं, और आधे आधे घंटे में जब वाइटल चेक करते हैं और बीपी कब बांधते हैं, तो बीपी कब बांधने के बाद जैसे उसके अंदर एयर इनफ्लेट करते हैं, तो एयर लगभग 30-40 mm ऑफ Hg तक भरते हैं, तो वो स्पास बहुत ज्यादा तेजी से होने लग जाते हैं। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ट्राउजी साइन कैल्शियम की कमी से फोर आर्म में स्पास हो रहा है, और जनरली इसको जब हम लोग क्या बांध रहे हैं बेटा, बीपी कब बांध रहे हैं, बीपी कब अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसमें क्या कर रहे हैं, एयर इनफ्लेट करते हैं। तो यहां पर जो है वो आप देखेंगे कि स्पाज्म जो है वो इंक्रीज होने लग जाएंगे, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये लक्षण किसका है, ट्राउजी साइन का है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राउजी साइन किस वाइटल साइन के द्वारा कंफर्म करोगे, तो ट्राउजी साइन को शुड बी कंफर्म ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर आफ्टर 30 मिनट स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो शुरू करते हैं उसके हर आधे आधे घंटे में वाइटल, तो वहां पर जब बीपी कफ बांधकर क्या वाइटल, तो स्पाज्म तेजी से शुरू हो जाएंगे, और वो किसको बताएंगे, ट्राउजी साइन को बताएंगे। तो कहने का मतलब है ट्राउजी साइन भी हाइपोकैल्शियमिया का है, और ये हमने बताया ये बॉस्टक साइन भी हाइपोकैल्शियमिया का है, और टिटेनी जो लाइक सिम्टम है, कहने का मतलब है टिटेनी कैल्शियम की कमी से होता है, और ये जो टिटेनी कैल्शियम की कमी से होता है, तो ये भी बेसिकली हाइपोकैल्शियमिया का ही साइन है। अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा साइन नहीं है, तो अरिथमिया जनरली आपको जो है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम जो है ज्यादा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप ध्यान से सुनना कि अरिथमिया जो है वो आपको देखने को मिल सकता है हाइपरकैलेमिया, कि पोटेशियम अगर ज्यादा हो गया है, भाई पुराना ब्लड लगाओगे, ओल्ड ब्लड लगाओगे, और पुराना ब्लड अगर किसी भी पेशेंट को लगाएंगे तो उसमें से आरबीसी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है और होल ब्लड में आ जाती है, और वही ब्लड अगर हम किसी भी व्यक्ति को लगाते हैं तो उस व्यक्ति में पोटेशियम बढ़ने के चांसेस होंगे, और जब आप उसको वाइटल साइन चेक करोगे, पल्स वगैरह चेक करेंगे, तो वह रेट और रिदम में इरेगुलरिटी पाई जाएगी, और वही क्या कहलाता है, अरिथमिया। तो यहां बेसिकली आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम यहां पर उनको नहीं, मेरा काम उनको भी लेकर के चलना है जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं, आज जुड़े हैं, कल जुड़े हैं हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि सभी को आगे लेकर के चलना हमारा मेन ध्येय और मेन उद्देश्य है। ऐसा नहीं है 50 बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्हीं को, नहीं, सभी बच्चों का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा। नोरसेट 2021 विजय बोल रहा है न्यू पॉलिसी प्लस नर्सिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस होगा। अब देखो क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं है, अगर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नॉरसेट कर रहे हैं, देखो कितने आप लोगों के सामने बैरियर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए तैयारी अब ऐसी रखो, देखो क्या चेंजेस है क्या नहीं है वो सब सेकेंडरी है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि आपको पहली बार में सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। चलो चले, हाँ भाई, ध्यान से सुने, आराम से प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ने के बाद ही प्रॉपर जवाब दें। कुलदीप, आपके ब्लेसिंग से सफदरजंग तो मिल गया, बट बिहाइंड एम्स
एम्स 100% मिलेगा बेटा कुलदीप, बेफिक्र रहो आप लोग। आप सिर्फ रेगुलर मेहनत करते रहो, आप जैसे सफदरजंग में कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी रायपुर एम्स में है, मेरे पास कॉल आता है रायपुर में है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पटना एम्स में है, वो कह रहे हैं सर हम तो देख इसलिए रहे हैं कि हम पटना एम्स से निकल करके जोधपुर और दिल्ली आ जाए। जो दूर दूर है वो पास आना चाहते हैं, जो कहीं छोटी जगह लग रहे हैं वो बड़ी जगह जाना चाहते हैं। भाई माइग्रेशन तो एक ह्यूमन नेचर है, अपनी कह सकते हो कि सुविधाओं के लिए हम जगह जगह पर पलायन करते हैं। खैर ये तो सृष्टि का नियम है। अब सुनो, ध्यान से सुने, यहां पर आप प्रॉपर रूप से एक तो प्रश्न को पढ़ें। यहां पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ट्रीटमेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके ही जवाब देना है। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, और हम कोई शैतान थोड़ी हैं, हम तो सभी इंसान हैं। ऑप्शन बी कैक्सलेट, अरे वेरी गुड। देखो यहां पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ट्रीटमेंट व्हेन ए क्लाइंट हैव हाइपरकैलेमिया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है तो उसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन सिर्फ कहां पर होता है, ये ऑप्शन पहले मैं बता दूं कि कौन सा आंसर है, ये तो आप लोगों को पता है नहीं है, जो भी है भाई आप ध्यान से सुनना। जैसे स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन तो कब है, ओनली कब यूज करते हैं, इन हीमोलाइटिक रिएक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उसको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। ये सिर्फ कब है, ओनली इन हीमोलाइटिक रिएक्शन। इसको गांठ बांध लेना, अगर ये आए तो सीधा सीधा ये बताओ। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, ध्यान से सुनना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, और अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, यहां पर वो क्या पूछ रहा है, ट्रीटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें ट्रीटमेंट है। हम कह रहे हैं व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, किसके अलावा, हीमोलाइटिक के अलावा, तो हमेशा आपने क्या करना है, स्लो करना है। तो आप यहां बताओ एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, कोई सा ही कॉम्प्लिकेशन आ जाए, चाहे वो सर्कुलेटरी ओवरलोड बोले, ध्यान से सुनना, कि चाहे वो सर्कुलेटरी ओवरलोड बोले, चाहे आपको वो हाइपरकैलेमिया बोले, चाहे हाइपोकैल्सीमिया बोले, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर कह रहा है और एग्जामिनर कहता है नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो पहली प्राथमिकता है आप स्लो करोगे, वहां स्टॉप नहीं करेंगे। और अगर हीमोलाइटिक रिएक्शन है तो सबसे पहले स्टॉप करोगे। 5% डेक्सट्रोज इंसुलिन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता तो आप इसको आंसर दे सकते थे, क्योंकि लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम कोई और कंटेंट या और कोई भी चीज नहीं देते हैं, नहीं तो हीमोलाइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आंसर अपने आप गलत हो गया। जब ये तीनों ही गलत हो गए हैं तो अपने आप आंसर क्या आएगा, कैक्सलेट आंसर आएगा। अब मेरी बात सुनना, आंसर तो आपने सबने दे दिया कि कैक्सलेट जो होता है वो क्या है, पोटेशियम बाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पोटेशियम बाइंडर कहलाता है। और ये जनरली कैक्सलेट पाउडर फॉर्म में भी आता है, एनीमा के रूप में भी यूज करते हैं। जब हम लोग एनीमा पढ़ते हैं ना, तो एनीमा में नहीं पढ़ते हो क्या कि भाई हम लोग जो है कैक्सलेट एनीमा लगाएंगे हाइपरकैलेमिया में, या कई बार पेशेंट को कैक्सलेट पाउडर फॉर्म में है वो पाउडर फॉर्म में भी देते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में दिया जा रहा है। अब होता क्या है, बात सुनना, कि हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आदत है कि जहां जहां मैंने भी पढ़ाया तुम्हें बता रहा हूं कि ठीक है आंसर तो आपने कैक्सलेट दे दिया, अब कैक्सलेट देने के बाद अगली बार फिर एग्जाम लगा, और अगली बार फिर एग्जाम लगा, ऑप्शन एज इट इज आगे। सुन लेना, काम की बात बता रहा हूं कि सेम के सेम ऑप्शन आ गए, सुन लो। यहां पर भी एग्जामिनर ने यही कहा कि व्हाट इज द इंटरवेंशन, या आप कह सकते हो मैनेजमेंट व्हेन ए
client have hyperkalemia during ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन ए के अंदर आ गया है 50% डेक्सट्रोज और साथ में इंसुलिन। ऑप्शन बी के अंदर आ गया है 5% डेक्सट्रोज और इंसुलिन। ऑप्शन सी के अंदर आ गया है 25% डेक्सट्रोज और इंसुलिन। अब यहां पर आप बताओ, कैक्सलेट ही नहीं आया। बात सुनना, कैक्सलेट ही नहीं आया और यहां पर एग्जामिनर ने लिखा, ध्यान से सुने, हाँ फरमाओ। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहां पर जो ये सोडियम पॉलीस्टीरोन सल्फोनेट बता रहे हो, ये ही जनरली जो कैक्सलेट बोलते हो ना, कैक्सलेट के अंदर जो सॉल्ट है, कैक्सलेट में जो, कैक्सलेट तो ब्रांड नेम है, स्पेशलाइज्ड जो उसमें कह सकते हो कंटेंट मिक्स होता है वो है सोडियम पॉलीस्टीरोन सल्फोनेट। तो ये कैक्सलेट ही है। ध्यान देना कि भाई कैक्सलेट और कैक्सलेट ही सोडियम पॉलीस्टीरोन सल्फोनेट कहलाता है। तो अंतर समझो कि एग्जामिनर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई जिन जिन को मैंने पढ़ाया है उनको तो पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो भी इस चीज को देख लें और बात को समझ लें, क्योंकि बार बार मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि एक ही चीज को 10 तरीके से मॉडिफाई करके एग्जामिनर आपके सामने ला सकता है। बता सकते हो बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ वेरी गुड, शाबाश। धर्मेंद्र, ममता, सविता बेटा, ओके ओके बेटा। एम टाक, शिखा, ओके बेटा, वेरी गुड। के शालू यादव, विनोद। चलो तो यहां तक आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई जो भी पूछा जा रहा है तो प्रॉपर रूप से आप जवाब दें, और बार बार आपको कह रहा हूं कि जो बता रहा हूं उसी को आप ध्यान दें, क्योंकि जितने भी वेरिएशंस है ना बेटा, वो उतने सारे वेरिएशंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो वहां बच जाए या प्रॉपर रूप से ना बता पाओ। तो वेरिएशन सारे मैं आपको बता करके चल रहा हूं, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, आप तो रेगुलर बने रहोगे ना, तो इतनी चीजें मैं आपको नॉर्थ सेट तक या आगे तक एग्जाम तक करवा दूंगा कि आपको फिर पलट के देखने की भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, पढ़ने के बाद आगे चलेंगे हम लोग। भाई प्रॉपर एक तो पढ़ने का प्रयास करें, जो पूछा जा रहा है उसी को बोले। हाउ लॉन्ग यू चेक ब्रीथ परफॉर्मिंग सीपीआर। अगर हम किसी भी पेशेंट को क्या दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, तो सीपीआर देते समय आप अगर किसी भी पेशेंट को ब्रीथ चेक कर रहे हो, एक तो होता है ब्रीथ देना, एक कहते हैं पल्स चेक कर रहे हैं। अंतर समझना, ब्रीथ कितनी देर देंगे, पल्स कितनी देर चेक करेंगे, ब्रीथिंग कितनी देर चेक करेंगे, ब्रीथिंग कितनी देर देंगे, सभी कुछ यहां से पूछा जाता है। तो यहां पर जो कहा जा रहा है वो ब्रीथिंग चेक करने का टाइम पूछ रहा है, किसके दौरान, सीपीआर के दौरान। हां, ऑप्शन 1, ऑप्शन डी राजू, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 सुरेंद्र, ऑप्शन डी, समता, ऑप्शन डी, कुलदीप, ऑप्शन सी,
सी को लॉक कर दें महेंद्र? अच्छा शिखा, क्या है ऑप्शन ए डी सी? सब अलग अलग बोल रहे हैं। अच्छा, सभी अपने अपने ऑप्शंस, अपने अपने सुझाव दे रहे हो। तो सुनो कि भाई जब हम किसी भी पेशेंट को ब्रीथिंग चेक करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए आप यहाँ कह रहे हैं कि डू नॉट चेक ब्रीथ कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, ये तो 100% रॉन्ग है, क्योंकि भाई आपको ब्रीथ तो चेक करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा ये 2 सेकंड जो है, पहले हम क्या था, जब माउथ टू माउथ ब्रीथ दिया करते थे ना आर्टिफिशियल, तो एडल्ट में 2 सेकंड ब्रीथिंग टाइम हुआ करता था। अब उसको बढ़ा करके 6 से 8 सेकंड कर दिया है। तो ये तो पुराना है, ये तो फिर भी इन्फ्लेट कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं उसको देने का समय है। तो ये समय नहीं पूछ रहा है, ये तो वैसे भी क्या कर रहा है, ब्रीथिंग को चेक करने का समय कह रहे हैं। 5 सेकंड भी रॉन्ग ही है। तो बेसिकली जो पॉइंट है वो है नो लॉन्ग देन 10 सेकेंड। और ये आप ध्यान देना, ये पल्स के लिए भी है, पल्स एंड ब्रीथिंग दोनों के लिए ही बताया गया है कि चाहे आप ब्रीथ चेक करो चाहे आप पल्स चेक करो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपका समय 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। सीपीआर जो कर रहे हैं वो रेगुलर परफॉर्म करें, तभी उसके आउटपुट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुन ले, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग करते क्या है कि 10 सेकंड के नाम से सिर्फ हमें एक ही बात याद रहती है कि कैरोटिड पल्स शुड नॉट बी पैल्पेट मोर देन 10 सेकंड। वो कैरोटिड पल्स है और ये क्या है, ब्रीथिंग। बात समझ में आ रही है? चलो एक बात बताओ कि अगर हम किसी भी पेशेंट को, सुन लेना, अगर आपको यहां पर इसी पॉइंट को पूछा जाए और यहां पर कहे कि व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक यूज्ड बाय नर्स फॉर चेक द ब्रीथिंग ड्यूरिंग सीपीआर, या सीपीआर नहीं लिखा आए और लिखा हुआ आ जाए इमरजेंसी। सुनो, यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक यूज्ड बाय नर्स, कि नर्स के द्वारा सही टेक्निक यूज लेनी है। कब लेनी है, जब इमरजेंसी कंडीशन है या पेशेंट को क्या कर रहे हो, सीपीआर। तो कैसे आप चेक करोगे रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को कैसे चेक करोगे? हाँ बोलो, ब्रीथिंग को बेटा कैसे चेक करोगे? पवन ठीक है, वो तो हो गया 1 2 3। अब ये बताओ बेटा, मनीष, शाबाश, बोलते जाओ बेटा। लुक, लिसन, फील। लुक, the rise of chest, listen the sound of breath, feel the breath। अब बताओ, फरमाओ। चेस्ट मूवमेंट को देखेंगे, इंफेक्शन, हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। एक्सप्रेशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट। तो क्या यहां पर देख रहे हो आप, जो चेस्ट राइज हो रहा है उसको देखोगे, लिसन सुनोगे, पेशेंट जो है वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके नोज के पास अपने कान को ले जा करके सुनोगे, या सिर्फ आप फील करोगे, 2 फिंगर उसकी नाक पे लगा करके फील करोगे? तो फील कर रहे फिंगर्स के द्वारा, लिसन कान के द्वारा, और आंखों के द्वारा हम उसके चेस्ट राइज को देख रहे हैं।
अब आपके सामने ये तीन ऑप्शन है, तो इन तीनों में प्राथमिकता क्या है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो ये तो प्रश्न हो गया नॉर सेट के हिसाब से। इसी प्रश्न को अभी मैं आपके ईएसआईसी और सीएचओ में भी कन्वर्ट करूंगा। अब सुन लो, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है यहां पर लिसन। तो पहली प्रायोरिटी है लिसन। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट है कि आप अपने कान को पेशेंट की नोज के पास ले जाएं, साउंड आ रही है मतलब वो ब्रीथ कर रहा है, क्योंकि यहां पूरा 1 मिनट की रेस्पिरेशन चेक नहीं करनी है। हम सिर्फ यहां पर स्पेशलाइज देख रहे हैं कि वो ब्रीथ कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हमारे पास इमरजेंसी में इतना समय नहीं है कि हम लोग पूरा 1 मिनट चेक करें, नहीं। तो यहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी है कि यू शुड लिसन दी साउंड ऑफ ब्रीथ, कि आप वहां पर लिसन करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे सेकंड बोल सकते हो कि आप जो है उसको राइज को देख लेंगे, और इसके बाद आप यहाँ फीलिंग के ऊपर जाएंगे। तो बात समझ लीजिएगा, जब तीनों के तीनों आ रहे हैं तो ऐसे लिखें। लेकिन अब मैंने क्या कहा था, मैं इसी प्रश्न को अब दूसरे स्टैंडर्ड में बदल दूंगा और यहां लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। भाई ये तो पैटर्न मैंने बताया नॉर्थ सेट के हिसाब से, और ये लास्ट में जब ऑल ऑफ अबव दे दोगे ये आपके सीएचओ ईएसआईसी का पैटर्न हो गया है। कहने का मेरा मकसद यही है कि एक ही चीज अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आप सोचो कि चीजें वही है, लेकिन आपको एग्जामिनर किस किस तरीके से इनको पूछ पाता है, तो वही हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। विकास, इतना लंबा लंबा लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको। चलो कोई नहीं, जो गलत लिख रहा है उसको गलत लिखने दो, जो सही लिख रहा है उसको सही लिखने दो। आप अपना कर्म करो, कर्म करते हुए आगे बढ़ो। और ये जो दो चार है ये तो आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इनका काम है बोलना और आपका काम है चलो। चलो, तो देखो यहां तक आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप प्राथमिकता को ध्यान दें। इनकेस यहां पर आपको मैंने बता दिया है कि अगर इस तरीके से नहीं हो और लास्ट में लिख दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो फिर आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव ही आएगा बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो प्रॉपर रूप से आप समझ लो क्या पूछा जा रहा है और वैसा ही आपने आंसर करना है। बात समझ में आ गई? इसीलिए कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जैसी तैयारी, इसीलिए हम लोग तैयारी क्या करवा रहे हैं, नॉर्थ साइड रिलेटेड स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप मानना आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी यूडीसी तो अटेंड कर ही लोगे, तो हम लोग प्रिपरेशन से नॉर्थ साइड की करवा रहे हैं। तो इसमें सीएचओ, लोकल बॉडीज के एग्जाम, आपके एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, पब्लिक सर्विस कमीशन, पोस्ट बेसिक एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस, वो इसी से अटेंड कर लोगे आप। तो देखो यहां तक आप बता सकते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न है जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। चलो यहां तक बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, उसका तो आंसर मिल गया ना, ये तो हो ही गया। इसके पहले का हमने बता ही दिया था, ये हो गए थे दोनों। बताओ, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड किस चीज का है? असेस द एडुकेसी। किस चीज की एडुकेसी असेसमेंट कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू असेस द एडुकेसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर। ऐसे कर लो कि वाटर रिप्लेसमेंट अगर करना चाहते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर हम करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लो। चलो चलने दो चलने दो। चलो बढ़िया, चलो बेटा बताओ आगे आप। बोलो बोलो।
बताते चलो। हाँ बोलो बोलो, चलो पढ़ो इसको और आगे चलो। यहां पर आप कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट कर रहे हो किसका, वाटर का। और वाटर जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो, अरे ये मंजू लड़की नहीं है बेटा, ये मैं जानता हूं कौन है। आप इसको छोड़ दो, आप तो आगे चलते चलो, आप परवाह मत करो कौन क्या है। ये स्टूडेंट नहीं है, मुझे पता है, मैंने कमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं समझ गया हूं कौन है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलो, तो देखो बेटा ध्यान से सुनना कि यहां पर कह रहे हैं कि अगर किसी को भी वाटर रिप्लेसमेंट करना है तो वाटर रिप्लेसमेंट के अंदर सबसे एडुक्वेट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिसके द्वारा आप इस चीज का पता कर सकते हो। बोलो बेटा, शाबाश। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आने दो बेटा जवाब, शाबाश। बोलते चलो चलो, अरे छोड़ो बेटा, प्रिया छोड़ दो, तुम कोई बात मत करो, तुम सिर्फ अपना वर्क करो बेटा, उनको भी अपनी ड्यूटी करने दो। जैसे ये हैप्पी, ये जो लोग हैं, ये सिर्फ आ, अपना काम करने के लिए आए, मुझे सब पता है, आप बेफिक्र कर रहे हैं, हमारा काम पढ़ाना है यार। और फिर आपको पता है ये तो चलता रहेगा, इसको छोड़ दो आप। अब यहां पर बोलो बेटा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज थ्रस्ट, ब्लड प्रेशर, डिक्रीज पीएओ2। देखो हम हमारे लक्ष्य से भटकेंगे, इसलिए आप अपने ही चीज के ऊपर फोकस करें। यहां पर कह रहे डिक्रीज थ्रस्ट, अगर किसी भी व्यक्ति को प्यास कम लग रही है, इसका मतलब पानी की पूरी पर्याप्त उसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा इंक्रीज यूरिन आउटपुट, आउटपुट वहां पर बढ़ रहा है। हाँ, अगर यूरिन पास ज्यादा हो रहा है इसका मतलब पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन के चांसेस होंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक आंसर तो यही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बेसिकली कोई लेना देना नहीं है वाटर से। इंक्रीज पीएओ2, पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, कब, जब ऑक्सीजन इनसफिशियंसी होती है। तो ये तो हम यूज करेंगे कब, ऑक्सीजन इन सफिशियंसी, कि ऑक्सीजन जो बेटा इनसफिशियंसी है ना, तब हम लोग जो है इस लेवल को बढ़ाएंगे। तो बेसिकली ये तो ऑक्सीजन में काम आएगा। ब्लड प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, थ्रस्ट कम हो रही है मतलब पानी की पर्याप्त मात्रा है, तो अपने आप ये आंसर क्या हो गया है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अब इसके ऊपर एक बात बताऊंगा, सुन लेना, कि जो इनटेक होता है ना बेटा, ध्यान से सुनो, कि यहां पर मैं आपको स्पेसिफाइड पॉइंट बताता हूं। मान लो आपको यहां पर यह कहा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बाय ए क्लाइंट व्हेन यूरिन आउटपुट, ये लो। अब आपने एक बात कही, बात सुन लो, आपने एक बात कही कि यूरिन जो आउटपुट है उसके ऊपर ही इनटेक निर्भर करता है। तो ये लो उसी पर नया प्रश्न। मैंने क्या कहा कि प्रश्न कोई भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से नहीं बता सकता, बताएगा क्या, उसका माइंड ही एक्सप्लोर नहीं होगा, क्योंकि उनका काम टीपना है, उनका काम दूसरों को डिस्टर्ब करना है। तो आप डिस्टर्ब ना हो, आप तो सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलर अपना अभ्यास करते जाए, अपना कह सकते हैं कि मेहनत करते जाए, और दूसरों को जवाब दें अपने रिजल्ट से, अपनी मेहनत से आप उनको जवाब दें और दिखाएं कि आपने क्या मेहनत की है। बात समझ में आ रही है? और बोलने वालों को बोलने दो, चलने दो। हम जय जिनमें बात है उन्हीं के बारे में तो बोलेंगे, नहीं तो गली में जो जा रहा है उसकी बात कौन करता है भाई। हम यहां खड़े तो हम बात करेंगे, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, लेकिन आप ये देख लो और गले में चली में कौन किसकी बात कर रहा है। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि ये जो आजू बाजू आने वाले लोग, इनको आने दो, और ये इस बात का सिंबल है कि हम लोग आगे ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। तो ऊंचाइयों पे जा रहे हैं तो पीछे टांग खींचने तो आएंगे ना, खींचने दो यार इनको। सुनो, अब यहां पर देखो बेटा, ध्यान से सुने, यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बाय क्लाइंट
आपने बताया था कि इनटेक किस पे निर्भर है, यूरिन आउटपुट पे। तो यहां पर आप मुझे बताओ 3000 ml, ml, ये सब पर डे की बात है बेटा, ये सब पर डे ही है। हाँ, ये लो साहब। भाई आप यहाँ पे बताओ कि अगर किसी भी व्यक्ति को इनटेक की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि यूरिन आउटपुट जो आ रहा है वो 2500 ml आ रहा है, और अगर यूरिन आउटपुट 2500 ml पर डे अगर आ रहा है तो उसका इनटेक ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? फरमाओ, आने दो जवाब। मंजू वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा ही बोलना पड़ेगा, वैसे तो बेटे का हूं, मेरे से भी 2 साल बड़े हो तुम, लेकिन चलो बेटा ही बोलना पड़ेगा, एक स्टूडेंट बन के आए हो तो। चलो बेटा जवाब दो आप लोग। हाँ बताओ कि भाई निम्नलिखित में से आंसर दो कि कौन है जिसके अंतर्गत आप यहां अगर आउटपुट इतना आ रहा है तो इनटेक कितना होगा? आने दो जवाब। 3000 ml पर डे, मुकेश, मनीष, वेरी गुड। बोलते चलो, चलते चलो, चलो शाबाश। ऑप्शन ए कितना है? 3200, 2500। शिखा, कुलदीप, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। मिले जुले से रुझान है यार। अब ये मिले जुले से जो रुझान है इसका मतलब है कि आपको एक्यूरेसी नहीं पता कि व्हाट इज दी, कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड पैटर्न यूज्ड फॉर इंक्रीज या फॉर मेंटेन द इनटेक ऑफ वाटर। कि हमने ये तो कह दिया कि भाई यूरिन पे निर्भर है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि भाई जो इनटेक होता है ना, वो इनटेक निर्भर कैसे है? इनटेक जो है उसका पता चलता है आउटपुट जितना है उसमें प्लस कर दो 700 ml वाटर। आउटपुट अगर हमारा 2500 ml पर डे था तो आप उसमें जोड़ दो 700, अपने आप कितना हो जाएगा? 3200 ml पर डे। और ये मैंने पैटर्न बता दिया है, बात सुन लीजिएगा, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। एग्जामिनर 2500 की जगह 1500 लिख सकता है, एग्जामिनर 2500 की जगह 3000 लिख सकता है। तो स्पेशलाइज यू शुड बी अंडरस्टैंड द पैटर्न। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, और अगर पैटर्न समझ में आ गया तो फिर मैं कहता हूं तू 5000 लिखना, क्या फर्क पड़ रहा है? कैलकुलेशन आपको पता हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो तो सही, बताओ। शाबाश, वेरी गुड। जवाब देने पे और पढ़ने पे ही फोकस है ना। तुमने अभी तक शेयर किया है प्रॉपर क्लास को, ना तुमने अभी तक लाइक किया है। 500 से ज्यादा स्टूडेंट तुम लाइव हो, देख रहे हो, लेकिन लाइक की संख्या 200। इसका मतलब आप लोगों को या तो क्लास पसंद नहीं आ रही है। भाई आप देखो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाद में डिसलाइक करते हैं। अब ये जो डिसलाइक करते हैं ये तो पता है आपको कौन है। अब ये डिसलाइक करते हैं तो एक दिन आओ, दूसरे दिन मत आओ यार। अगर तुमको क्लास पसंद नहीं है तो आते हैं, पूरी क्लास देखते हैं और जाकर के डिसलाइक करते हैं। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स नहीं है, आना इनको रोजाना है क्योंकि मजा तो आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, बेचारे मालिकों से इन्होंने तनख्वाह जो ले लिया है तो उसका फिर हक भी गलत कर रहे हैं। तो देख लो बेटा, अब सुनते जाओ। तो प्रॉपर रूप से आप लोग ये तो फोकस करो कि क्या किस तरीके से एग्जामिनर आपको पूछता है। पढ़ाई में इतने मशगूल मत हो, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करो यार। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। नर्सेज रॉक कर दिया है सर जी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा?
तो देखो यहां तक आप ध्यान दें, रेगुलर सेशन जो चल रहा है उसको आप फॉलो करें। बार बार मेरा कहने का मतलब इतना ही है। एक प्रश्न और देखें आप कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एब्जॉर्बल सूचर, कि ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर से नॉन एब्जॉर्बल सूचर कौन सा है? नॉन एब्जॉर्बल सूचर के बारे में बताओ। नॉन एब्जॉर्बल, आंसर आने दो, आंसर आने दो। नरेश, मनीष, सुरेश, महेंद्र, ममता। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, आंसर आने दो, प्रॉपर रूप से जवाब दो, शाबाश। सर प्लीज प्रोवाइड इंडिविजुअल सब्जेक्ट। हाँ हाँ मेरे पास मैसेज आया था बेटा तुम्हारा, हाँ मैं समझ गया, कर रहे बेटा, रुक जाओ यार, वो अपलोडिंग चल रही है, हो जाएगा। कैटगेट, मोनू बोल रही है कैटगेट। नरे बेटा ये बोल रहे नॉन एब्जॉर्बल, आंसर दे रहे हो एब्जॉर्बल। यार इतनी जल्दी क्या है मोनू बेटा? ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से नॉन एब्जॉर्बल कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एब्जॉर्बल, कि नॉन एब्जॉर्बल कौन सा है, या कुछ और है? तो मेरी बात सुनना, पॉलीग्लैक्टिन 910 ये होता है आपका वाइक्रिल, वाइक्रिल का ही दूसरा नाम है पॉलीग्लैक्टिन 910। सुन लो कि जो आपके वाइक्रिल आता है ना, उस वाइक्रिल का ही दूसरा नाम पॉलीग्लैक्टिन 910 है। और आपको पता है ये तो कैसा है, एब्जॉर्बल सूचर होता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो कैटगेट होता है ये भी आपका कैसा है, नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर है। इसके अलावा पॉलीडाइस्टोन जिसको आप बोलते हो ना पीडीएस, ये पीडीएस भी कैसा है, एब्जॉर्बल सूचर है। और ये जो आप देख रहे हो ना पॉलीडाइस्टोन, ये है सिंथेटिक, ये सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर है। अरे पॉलीडाइक्सोन का वो एब्जॉर्बल टाइम आया ना 180 से 225 दिन होता है, 240 दिन तक भी मानते हैं। तो आपके अभी नॉर्थ सेट में कहीं पीडीएस सूचर का एब्जॉर्बल टाइम नहीं आया है क्या? तो 180 ऑप्शन था ना वहां। तो आप ध्यान दो, पीडीएस भी एब्जॉर्बल है लेकिन कैसा है, सिंथेटिक। कैटगेट भी एब्जॉर्बल है लेकिन कैसा है, नेचुरल। पॉलीग्लैक्टोन जिसको वाइक्रिल बोलते हैं ये है सिंथेटिक एब्जॉर्बल। कौन सा बच गया, पॉलीप्रोपिलीन, जो आता है ना प्रोलीन, प्रोलीन जो बोलते हैं ये नॉन एब्जॉर्बल सूचर है। तो फ्लोरीन जो है कैसा सूचर है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है, जिसको रिमूव करना पड़ता है, काटना पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या? सर एक क्लास सूचर की भी लो, हाँ टॉपिक वाइज लाऊंगा ना, ये तो अभी का मिक्सअप था, धीरे धीरे इनको सबको टॉपिक वाइज लेंगे, क्योंकि सूचर में बहुत से पॉइंट है, सिर्फ कैटगेट के अलावा स्टूडेंट जानते ही नहीं है। बहुत सी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, कहां से प्राप्त होते हैं और किस लेयर से प्राप्त होते हैं, लेयरशिप में कौन सी है, कैटल्स में और कौन सी है। तो ये बहुत से पॉइंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सूचरिंग्स के बारे में बताऊंगा, बेफिक्र रहे। तो देखो ये प्रॉपर रूप से आप बता सकते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एब्जॉर्बल, तो नॉन एब्जॉर्बल कौन सा है, क्योंकि और तो सारे के सारे एब्जॉर्बल हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जाने दो जवाब। तो देखो आज जो हमने पढ़ा ये मिक्सअप था। शाम को 4:30 बजे जो क्लास है वो आलोक सर की लाइव क्लास है, सभी बच्चों को उसमें रेगुलर आना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अगर रेगुलर नहीं आते हो तो टीचर को लगता है शायद मैं कंटेंट में कोई डेफिशिएंसी हो रही है, जबकि आपको पता है 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, पूरे भारत में हमारे स्टूडेंट्स ही पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको इधर उधर।
तो कहने का मेरा मकसद है कि आप रेगुलर बने रहें, प्रॉपर रेगुलर अपनी क्लास को अटेंड करते रहें, और जो बच्चे ऐप में हैं उनको ऐप में भी इसको हम लोग डलवा रहे हैं तो वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और जो अपने ऐप के ऊपर स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल उनको प्रॉपर मिल रहा होगा, जैसे कल मैंने 1 से 2 उनकी ली थी, तो वो लाइव क्लासेस आप लोगों की अपने लेवल पे चलेगी। यूट्यूब पे जो लाइव चल रही है वो अलग चलेगी, मेंबरशिप वालों को वो क्लासेस अपनी अलग चलेगी। आज के लिए इतना ही, रेगुलर बने रहें। मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा और नेक्स्ट सेशन में पुनः आप लोगों से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेगुलर बने रहने के लिए और नर्सिंग टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।